A very good morning, students. Welcome to our daily session of the Hindu News Analysis. So let's discuss the important news articles from today's newspaper, and today is what 23rd of July. So first front page पे news discuss करते हैं क्या है, and today like बहुत सारे news were related to this the protest which was being organized by CJP. तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी सारे न्यूज़ हमें आज देखने को मिलेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द इट इज़ रिलेटेड टू द जजमेंट बाय हाई कोर्ट. सो हाई कोर्ट आस्क्ड दिल्ली पुलिस टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन. तो आपने देखा कि कैसे दिल्ली पुलिस ने लाइक वायलेंस का यूज़ करा एंड थ्रोन द टेयर गैस एंड लाइक बहुत सारी चीज़ें हुई वायलेंस अगेंस्ट द चिल्ड्रन स्टूडेंट्स व्हेन दे वर प्रोटेस्टिंग पीसफुली, राइट. तो हाई कोर्ट इज आस्किंग कि आप अपने एक्शंस के बारे में थोड़ा एक्सप्लेनेशन दीजिए कि व्हाट ऑल यू वर डूइंग. सो दे सेइंग दैट ऑल द रेलेवेंट मटेरियल इंक्लूडिंग सीसीटीवी फुटेज एंड वीडियोग्राफी वो सब प्रेजेंट करी गई है कोर्ट में टू शो दैट द एक्शंस व्हिच वर टेकन बाय द पुलिस अगेंस्ट द पीसफुल प्रोटेस्टर्स. तो उसी के लिए सुप्रीम दिस हाई कोर्ट इज आस्किंग कि बताइए ज़रा आप अपने एक्शंस को एक्सप्लेन करिए, बिकॉज स्पेशली दिल्ली पुलिस ने ट्वीट करके लिखा था कि कुछ भी ऐसा वायलेंस नहीं किया गया, कुछ भी जो है ऐसी चीज़ें नहीं हुई हैं एंड बहुत ही पीसफुली और बहुत ही सही तरीके से क्या है सारे प्रोटेस्ट को मैनेज किया गया था. तो अब ये जो इंसिडेंट्स आपको ऑनलाइन देखने को मिले हैं एंड ये जो वीडियोज़ हैं उसकी एक्सप्लेनेशन इज बीइंग आस्क्ड फॉर, राइट. सो दिस न्यूज़ वाज रिलेटेड टू दैट ओनली कि आप बताइए, आप तो कह रहे थे आपने बहुत पीसफुली हैंडल किया है, यहाँ पे तो वीडियोस में आप लाठीचार्ज करते हुए दिख रहे हैं एंड इवन सर्टेन वीडियोस जहाँ पे क्या है विमेन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनकी मोलेस्टेशंस भी दिख रही हैं, दैट हाउ मेल पुलिस ऑफिसर्स आर व्हाट डूइंग लाठीचार्ज ऑन द फीमेल स्टूडेंट्स जो प्रोटेस्ट कर रही थी. तो उससे रिलेटेड क्या है गवर्नमेंट द हाई कोर्ट इज आस्किंग द दिल्ली पुलिस की थोड़ी सी आके आप अपनी एक्सप्लेनेशन दीजिए, आपकी बातें और आपके एक्शंस तो मैच नहीं कर रहे हैं, राइट. तो इस इज रिलेटेड टू दैट. Then center reach out to Wangchuk. He calls for restraint by police. तो finally center has decided कि कुछ तो करना पड़ेगा because नहीं करेंगे तो this is not going to stop. तो finally they decided कि सोनम वांगचुक जी से मिल लेते हैं. तो क्या है they are finally they have met. So Union Minister JP Nadda and Jitendra Shah has had a meeting with Sonam Wangchuk, who is still on hunger strike, right? And how did he responded? That he responded that he would end the hunger strike if the government, if the center ensures him that कि जितने भी students जो protest कर रहे थे for their legitimate demands, उनके ऊपर कोई भी क्या है retaliatory या कोई भी punitive action उनके against नहीं लिया जाएगा. And दूसरी बात, there would be a meaningful discussion इन द पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी. ये जो सारी चीजें हुई हैं नीट पेपर लीक को लेके पर्टिकुलरली, तो देयर शुड बी अ पर्टिकुलर कोई श्योरिटी होनी चाहिए दैट देयर वुड बी अकाउंटेबिलिटी एंड कंसिडरिंग द रेजिग्नेशन ऑफ एजुकेशन मिनिस्टर. तो दिस इज व्हाट ही लाइक सेड टू द सेंट्रल मिनिस्टर्स जो उनसे मिलने आए कि एक दो चीजें कही. पहली बात तो जो बच्चे पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे अब उनके ऊपर गवर्नमेंट किसी भी तरीके का प्यूनिटिव एक्शन नहीं लेगी, इस चीज की एश्योरिटी वो मांग रहे हैं. और दूसरी चीज ही सेइंग दैट देयर वुड बी अ मीनिंगफुल डिस्कशन कि कुछ निकलना चाहिए उस डिस्कशन से. ये नहीं है कि खाना पूर्ति के लिए आप बस हमें दिखाने के लिए पार्लियामेंट में 2 मिनट की डिस्कशन कर लीजिए. नो, देयर शुड बी सम मीनिंगफुल डिस्कशन जिसका कुछ मीनिंगफुल आउटकम भी हो, राइट. तो दिस इज व्हाट ही आस्क्ड फॉर. So I hope this is clear. So next move on to the next news article. So then Rahul assures India block allies of close coordinations. तो ये सारी चीजें उसी के कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं बिकॉज आपने देखा होगा कैसे कांग्रेस एंड अदर अपोजिशन पार्टीज, समाजवादी पार्टी, ये सब क्या है अदर ऑल्सो व्हाट coming in and protesting for this thing.
फॉर दिस नीट पेपर का लीक एंड वो सब एजुकेशन रिफॉर्म्स के जितने भी डिमांड्स सीजेपी के हैं, ऑपोजिशन पार्टीज भी क्या है उसके लिए डिमांड कर रही हैं कि हाँ ऐसा लाइक देयर शुड बी अप्रोप्रिएट अकाउंटेबिलिटी एंड एक्शन। तो क्या आपने देखा था राहुल गांधी और कांग्रेस के कुछ मेंबर्स क्या थे, प्राइम मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर बैठ के क्या थे प्रोटेस्ट करने लग गए थे और वहां से फिर वहां उनको क्या डिटेन भी कर लिया गया। तो ये सारी चीजें हुई हैं। तो कांग्रेस इज ऑल्सो ट्राइंग टू लाइक बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड वो कहते हैं ना कि कुछ लाइक they are political parties, they will try to like get maximum out of a situation, तो वो अपने लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। So let's move on to the next news which is related to a नेचुरल डिजास्टर जो अभी हम असम में देख रहे हैं। सो असम हैज बीन विटनेसिंग द वर्स्ट फ्लड इन द लास्ट 60 years का वर्स्ट फ्लड वहां पे देखने को मिला है एंड डेथ टोल हैज रिजन टू व्हाट 41। तो अभी तक 41 पीपल हैव डाइड इन दिस ड्यू टू दिस फ्लड्स। तो थोड़ा सा ये आपने याद रखना है, दिस इज वेरी वेरी सैड न्यूज। एक दिन पहले वी वर रीडिंग अबाउट द फ्लैश फ्लड्स जो जम्मू कश्मीर को देखने के में मिले और अभी वी आर रीडिंग अबाउट दीज फ्लड्स जो असम में वी आर सीइंग। तो बहुत ऐसे जो है इंसिडेंट्स हो रहे हैं ऑफ द नेचुरल डिजास्टर जिसमें काफी लोगों की डेथ हो रही है। Okay, so let's move on to the next news. Next news is state specific news जिसमें it is related to Punjab state. So recently Punjab government has introduced AI as the main subject from class 1 to 12. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई जाएगी बच्चों को फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 एज अ मेन सब्जेक्ट, कि ये कंपलसरी सब्जेक्ट होगा इन एवरी क्लास। तो कौन सी गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है? दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ पंजाब। तो पंजाब स्टेट में ये अंडर दी सरबत एआई प्रोजेक्ट। सो दे हैव स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट नेम सरबत एआई। सरबत मींस फॉर एवरीवन। सो सरबत एआई प्रोजेक्ट के अंडर दे आर गोइंग टू टीच लाइक फ्रॉम क्लास 1 टू 12 तक हर क्लास में क्या है आपको एआई एज अ सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। By doing this, Punjab government has become the first state in India to like introduce AI as a subject in school education. But अभी broad बस curriculum और वो सब चीजें क्या है अभी इतनी डिटेल में नहीं आई। अभी बस इतना ही ये डिसीजन लिया गया that this subject would be introduced। तो ये आपने याद रखना है। So let's move on to the next news which is related to anti defection plea। तो क्या है AIDMK के जो हैं लीडर्स वो मिले हैं और उन्होंने क्लैरिफिकेशंस दी हैं ऑन द एंटी डिफेक्शन प्ली। तो आई बेसिकली वांट टू टॉक अबाउट व्हाट इज दिस एंटी डिफेक्शन। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। So what do you mean by anti-defection? Anti-defection law. So basically this is a law to ensure that जो पर्सन जो एक पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करता है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन बिलोंग्स टू पॉलिटिकल पार्टी 1, वो पॉलिटिकल पार्टी 2 में शिफ्ट ना करे, ये वो डिफेक्ट ना करे, पॉलिटिकल पार्टी 1 को छोड़ के दूसरी में ना जाए। क्यों? इससे क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट इज फॉर्म्ड और जो लोग पहले पॉलिटिकल पार्टी 1 में थे अब क्या है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी 2 उनको कुछ चीजें ऑफर कर रही है, पैसे ऑफर कर रही है या पोजीशन इन द फर्दर फ्यूचर में ऑफर कर रही है, तो उस लालच में क्या है दे आर लीविंग पॉलिटिकल पार्टी 1 एंड दे आर मूविंग ऑन टू पॉलिटिकल पार्टी 2। तो इससे क्या हो रहा है? इससे तो स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, तो क्या है इनस्टेबिलिटी आ जाएगी गवर्नमेंट में, राइट? तो और क्या है? गवर्नमेंट्स कैन फॉल डाउन। तो गवर्नमेंट्स कैन फॉल, तो उस चीज को रोकने के लिए कि ऐसे एक पर्सन दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में विदाउट एनी अप्रोप्रिएट रीजन ऐसे मूव ना करते रहे, इसको क्या कहते हैं? एक पॉलिटिकल पार्टी में एक पर्सन था, दूसरे पॉलिटिकल पार्टी ने उसको कुछ चीजें ऑफर करी और वो उसमें मूव कर गए, इसके लिए टर्म यूज करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग। तो हॉर्स ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या है
और ये जो कल्चर चल रहा था आया राम गया राम वाला इन द पॉलिटिकल पार्टी, तो उसको रोकने के लिए क्या है, गवर्नमेंट केम अप विद दिस लॉ, एंटी डिफेक्शन लॉ, कि कोई पर्सन पार्टी को डिफेक्ट नहीं कर सके, तो डिफेक्शन के अगेंस्ट लॉ, सो दैट इज एंटी डिफेक्शन लॉ। तो ये कब आया, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। तो एंटी डिफेक्शन लॉ came in 1985 by the way of amendment। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करी गई, और 1985 में कौन सी अमेंडमेंट, अमेंडमेंट नंबर याद रखते हो, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इन 1985 a new law was brought by the name anti defection law, जिसका काम क्या था, टू प्रिवेंट हॉर्स ट्रेडिंग, जो भी हमने डिस्कस करी, एंड डिफेक्शंस इन द पार्टी, राइट। तो उस चीज को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आया। अब कोई पर्सन कैसे कैसे डिफेक्ट कर सकता है पार्टी को, इसके 4 वेज बताए गए हैं इन दिस एक्ट। तो 4 प्रोविजंस हैं जिसके ऊपर क्या है, अगर आप उनमें से कोई चीज करते हो तो आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगी, राइट। तो वो 4 तरीके कौन से देखते हैं। अगर कोई पर्सन, ठीक है, दैट हैज बीन elected on the ticket of political party 1, for example a person X has been elected on the ticket which was being offered by political party 1, that person leaves this party and joins some other party। तो फॉर एग्जाम्पल एक्स जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे ये सीट जीता, लेकिन बाद में उस जीतने के बाद उसने क्या किया, उस पार्टी को छोड़ दिया और दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली, राइट। तो इस केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट के ऊपर आप जीते हो, आपको उसी के मेंबर रहना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप एक पार्टी को छोड़ के दूसरी को ज्वाइन करते हो तो दिस वुड अमाउंट टू व्हाट, एंटी डिफेक्शन। आई होप दिस इज क्लियर दैट एक कोई पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स। सो मिस्टर एक्स फॉर एग्जाम्पल बीजेपी की टिकट से क्या है, वो पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी उनकी पॉलिटिकल पार्टी थी, राइट, ओरिजिनल, जिसकी टिकट पे वो जीते, एंड आफ्टर विनिंग द इलेक्शन ही लीव्स बीजेपी एंड ज्वाइन कांग्रेस। फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसे करता है, तो ये क्या है, दिस विल अमाउंट टू डिफेक्शन। तो उनके ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन की लॉ के अकॉर्डिंग उनको क्या है, ही वुड हैव टू विकेट हिज सीट। तो राइट, उनके ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा। तो आप जिस पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे जीते हो, आपको कंटिन्यूटी में उस पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर बने रहना पड़ेगा। अदरवाइज इफ यू लीव दैट पॉलिटिकल पार्टी एज पर एंटी डिफेक्शन लॉ, यू हैव टू लाइक व्हाट, एम्प्टी दैट सीट। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज फर्स्ट कंडीशन जिसमें आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लग सकता है, राइट। व्हाट इज द सेकेंड कंडीशन? So second condition is when a person, independent candidate, when a independent candidates join any political party। इसका क्या मतलब है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट किसको बोलेंगे, वो पर्सन जो क्या है, इंडिपेंडेंट खड़ा हुआ था इलेक्शन में, मतलब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से अटैच नहीं था, लाइक वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे नहीं खड़ा हुआ, वो इंडिपेंडेंट अकेला खड़ा हुआ, राइट, और वो जीत गया, राइट। अब अकेला खड़ा हुआ जीत गया, राइट। उसके बाद में क्या है, इफ दैट पर्सन ज्वाइंस एनी पार्टी, तो वो क्या है, उसको भी एंटी डिफेक्शन बोलेंगे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, फॉर एग्जाम्पल आई स्टूड इंडिपेंडेंट इन द इलेक्शन, मैंने कोई भी पार्टी नहीं ज्वाइन करी, कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई आम आदमी पार्टी, कुछ नहीं ज्वाइन किया, और इंडिपेंडेंट इलेक्शन में खड़ी हो गई, लोगों ने मुझे वोट डाला और मुझे जिता दिया, राइट। अब क्या हुआ, मैंने बाद में फॉर एग्जाम्पल बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो इससे क्या है, लोगों ने मुझे वोट क्यों डाला, बिकॉज वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के शायद कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहते थे। इससे क्या, आई एम हर्टिंग द लाइक सेंटिमेंट ऑफ उन सब वोटर्स का जिन्होंने मेरे पे ट्रस्ट करके मुझे वोट डाला, राइट।
क्यों उन्होंने मुझे वोट क्यों डाला? बिकॉज दे फेल्ट आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। मे बी उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी में ट्रस्ट नहीं था एंड दे ट्रस्टेड मी। अब क्या, मैंने उनका ट्रस्ट तोड़ दिया। तो इस केस में भी क्या है, आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस लग जाएंगी। सो अगर आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हो तो आप जीतने के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर करोगे तो आपके ऊपर क्या, एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस लगेंगी, राइट। व्हाट बी द थर्ड वे जिसमें एंटी डिफेक्शन लग सकता है? थर्ड इज व्हेन अ नॉमिनेटेड पर्सन, अगर कोई नॉमिनेटेड कैंडिडेट ज्वाइंस पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर 6 मंथ, ये दोनों में याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, यहां से डिफरेंट है। तो इंडिपेंडेंट पर्सन तो कभी भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं ज्वाइन कर सकता ड्यूरिंग दैट सेशन, राइट। तो उस टेन्योर में वो नहीं कर सकता। लेकिन जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट है, जिसको प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है या गवर्नर ने नॉमिनेट किया है इन केस ऑफ स्टेट्स, अगर कोई नॉमिनेटेड पर्सन पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करे आफ्टर 6 मंथ्स, तो अगर क्या है, जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट होता है उसको ऑप्शन दिया जाता है 6 मंथ्स तक कि अगर आपने किसी भी XYZ पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं करता विद इन 6 मंथ, उसके बाद में क्या है, वो ज्वाइन नहीं कर सकता। सो आफ्टर 6 मंथ कोई भी नॉमिनेटेड कैंडिडेट अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा, दैट वुड ऑल्सो अमाउंट टू व्हाट, एंटी डिफेक्शन। सो आई होप दिस इज क्लियर कि किस किस वे से क्या है, एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस आपके ऊपर लग सकते हैं, राइट। तो ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो ये डिफेक्शन का पार्टी में कल्चर था, जिसकी वजह से क्या है, इंस्टेबिलिटी आ जाती थी और गवर्नमेंट्स फॉल कर जाती थी, उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट केम अप विद दिस एंटी डिफेक्शन लॉ इन 1985। तो आपने याद रखना है। देन थोड़ा सा आगे और समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्सन के ऊपर एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस लग गए, ठीक है, किसी पर्सन ने, एक्स पर्सन ने डिफेक्शन कर दिए। अब कौन डिसाइड करेगा दैट दिस पर्सन हैज डिफेक्टेड द पार्टी और नॉट? तो डिसीजन की जो है पावर किसके पास है? इट विद द स्पीकर। अगर आप लोकसभा की बात कर रहे हो तो ये किसके पास है? स्पीकर के पास है। और अगर आप राज्यसभा के मेंबर की बात कर रहे हो तो इट वुड बी विद द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राइट। तो डिसाइडिंग पावर किसके पास है? हु विल डिसाइड? तो who will decide? The decision is taken by speaker in case of Lok Sabha and chairman in case of Rajya Sabha। तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी बात क्या है, इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कैन यू चैलेंज, कैन द पर्सन चैलेंज द डिसीजन ऑफ स्पीकर और चेयरपर्सन इन द जुडिशरी कि आई हैव नॉट डिफेक्टेड, मेरे ऊपर गलत तरीके से एंटी डिफेक्शन की प्रोविजंस लगाई गई हैं, तो क्या इसको चैलेंज कर सकते हो? यस, इट कैन बी चैलेंज, right, it can be challenged। So the decision of the speaker and chairperson is under judicial review। तो इसको रिव्यू किया जा सकता है इस डिसीजन को बाय द जुडिशरी। ये चीज याद रखनी है। देन एक चीज और याद रखनी है, एंटी डिफेक्शन में एक एडिशन हुआ, इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या है, इसमें एक एडिशन हुआ इन द ईयर 1991 इन द फॉर्म ऑफ 91st अमेंडमेंट। तो इसमें फिर से एक अमेंडमेंट करी गई इन द ईयर 1991, आई थिंक दिस इज 1993। तो 91st अमेंडमेंट हुआ। स्टूडेंट्स आपने मुझे ये चेक करके बताना, इज इट 1991 और 1993? थोड़ा सा आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड है। तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आपने याद रखना। देखो पहले कौन सी अमेंडमेंट से ऐड हुआ? इट वाज एडेड बाय 52nd अमेंडमेंट। बाद में इसमें कौन सी आई? 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसमें एक प्रोविजन और ऐड करी गई। एंड व्हाट वाज दैट एडिशन? इस एडिशन ने बोला दैट मर्जर इज नॉट एंटी डिफेक्शन। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय मर्जर? तो इट इज सेइंग दैट अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के 2/3 मेंबर्स, कितने मेंबर्स? 2/3 मेंबर्स, राइट। फॉर एग्जाम्पल टोटल उस पार्टी के 30 मेंबर्स थे, उसके 2/3 मतलब 20 मेंबर्स। फॉर एग्जाम्पल है ये,
तो अगर 20 मेंबर्स उस पार्टी को छोड़ के चले जाएं तो उसको क्या है, मर्जर बोलेंगे, उसको एंटी डिफेक्शन नहीं बोलेंगे। तो क्या याद रखना है, दैट whenever 2/3 members of a party leaves and joins other party, तो उसको क्या बोलना है, उसको बोलना है मर्जर। एंड मर्जर इज नॉट एंटी डिफेक्शन, ठीक है, मर्जर इज अलाउड। मर्जर के अगर इतने 2/3 मेंबर एक साथ चले जाएंगे तो उसको क्या है, एंटी डिफेक्शन नहीं बोलेंगे, उसको मर्जर बोलेंगे, राइट। तो ये चीज याद रखनी। ये कब ऐड हुई, बाय द वे ऑफ 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अभी स्टूडेंट्स रिसेंटली न्यूज में कुछ महीने पहले रिसेंटली देयर वाज अ इंसिडेंट जहां पे क्या है, सम नंबर ऑफ एमपीज from Aam Aadmi Party, right, joined, right, n number of joined BJP। तो एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स साथ में मिलके 6-7 मेंबर्स थे, जिन्होंने 6-7 एमपी जिन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ा और बीजेपी ज्वाइन कर लिया, और उसको क्या बोला गया, दैट वाज द एग्जांपल ऑफ मर्जर। तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में सर्च करके गूगल से बताना दैट ये मैं किस इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। दिस इज वेरी वेरी पॉपुलर इंसिडेंट, आपको पता भी होगा अगर आप न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो कर रहे हो। तो ये बहुत पुरानी न्यूज नहीं है, राइट। तो आपने बताना रिसेंट जो मर्जर का एग्जाम्पल है इन दिनों हमें देखने को मिला है, राइट। तो उनके ऊपर क्या है, जब काफी एमपीज 6-7 एमपीज आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, तो उनके ऊपर क्या है, एंटी डिफेक्शन नहीं लगा। क्यों, बिकॉज दे क्लेम्ड कि ये एंटी डिफेक्शन नहीं है, ये मर्जर है फ्रॉम आप टू बीजेपी। तो ये आपने मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये मैं कौन से इंसिडेंट की बात कर रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज आर्टिकल। So I hope anti-defection law is clear. Okay. Then कल ही हमने डिस्कस किया था अबाउट द एनआरसी। yesterday we discussed about the एनआरसी का जो प्रोविजन चला, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, कौन सी स्टेट में चल रहा है, असम में, राइट। इसमें हमने डिस्कस क्या किया था कि 24 मार्च 1971 से पहले जो लोग क्या है प्रूव नहीं कर पा रहे हैं दैट दे आर लिविंग इन असम, उन लोगों को क्या है, फॉरेनर्स डिक्लेयर कर दिया गया, और उनको क्या इलीगल इमिग्रेंट्स डिक्लेयर करके उनका यहाँ से डिपोर्ट किया जा रहा है। तो दे आर सेइंग कि हमें क्या लगता है मैक्सिमम जो ये जो डेपुटेशन होंगी मे बी शायद वो बांग्लादेश की होंगी। तो दिस डेटा इज शोइंग दैट नॉट ऑल द फॉरेनर्स डिपोर्टेड, एक्सपेल्ड और पुश्ड अवे फ्रॉम असम आर बांग्लादेशी। सो कह रहा है कि सारे बांग्लादेशी नहीं है। इट इज गिविंग डाटा दैट 2089 फॉरेनर्स डिपोर्टेड हुए जो अभी यहाँ से, उसमें से इट इज गिविंग दैट data that some were Africans, some were Russians, and some were Ukrainians as well. So this data has been given by the होम मिनिस्ट्री। सो वो एक मिथ को ब्रेक किया जा रहा है दैट मैक्सिमम लोग वो जहाँ जिनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं वो शायद बांग्लादेशी हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अदर पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज हैज आल्सो माइग्रेटेड, जो असम में रह रहे थे उनको क्या है अभी डिपोर्ट किया गया, बिकॉज दे वर नॉट एबल टू प्रूव दैट दे आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एंड इस डेडलाइन डेट को वो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहे थे, तो वो ये नहीं प्रूव कर पाए, राइट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये कल वाला न्यूज ही रेपिटेटिव है। Okay, so let's move on to next news, which is related to Kaveri Water Tribunal. So maintain status quo on water release से कावेरी बोर्ड। so क्या है, because अभी देखो यहाँ इस हमारे यहाँ पे क्या है, अभी मानसून की वजह से हैवी रेन्स हो रही हैं। असम में देखो फ्लड्स हैं, जम्मू एंड कश्मीर में क्या हो गया है, वहाँ पे भी फ्लैश फ्लड्स हो गए। लेकिन अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो वहाँ पे क्या है, बहुत ही कम बारिश हो रही है। तो कावेरी की वो बात करें तो ड्यू टू अ पुअर रेनफॉल इन द कावेरी बेसिन द वाटर लेवल्स इन कावेरी हैज ड्रॉप्ड। तो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी, सो कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी जिसका काम क्या है टू डिवाइड द वाटर फ्लो बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। इन स्टेट्स में क्या है इसका काम है, वाटर को डिवाइड करना, एंड पुडुचेरी ऑल्सो।
तो ये जो सप्लाई करता है पानी इन तीनों स्टेट्स में, अभी दे आर सेइंग दैट जो भी ओरिजिनल लेवल्स चल रहे हैं वाटर डिवीजन के, वो एक आपने उस स्टेटस को मेंटेन करना है एंड कोशिश करनी है जितना भी वाटर यूज हो रहा है दैट इज यूज फॉर ड्रिंकिंग पर्पसेस, इट मीन्स फॉर अदर पर्पसेज लाइक इरिगेशन एंड वो सब, अब उसके लिए अभी पानी को यूज नहीं करना बिकॉज ऑफ द लो वाटर लेवल्स, पुअर रेनफॉल की वजह से पानी के लेवल्स ड्रॉप कर गए हैं। तो अभी क्या है, ये जो स्टोरेज वाला वाटर है अवेलेबल, इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए ही स्ट्रिक्टली यूज करना। दिस इज व्हाट कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज सेइंग। तो इसमें हमें 2-3 चीजें पता होनी चाहिए। तो आई वॉन्ट यू टू आंसर मी इन द कमेंट सेक्शन। रिवर कावेरी के बारे में 2-3 चीजें। एक तो कोई भी रिवर पढ़ेंगे तो उसका ओरिजिन पॉइंट पता होना चाहिए, सो इसका ओरिजिन आपने मुझे बताना है। दूसरा, दिस फ्लोज थ्रू विच ऑल स्टेट्स, तो किस किस स्टेट में ये फ्लो करती है ये भी आपने मुझे बताना है, राइट। तो कावेरी रिवर के बारे में आपने ये 2 चीजें बतानी है, ओरिजिन ऑफ दिस रिवर एंड इट फ्लोज थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स, कौन कौन सी स्टेट में से फ्लो करते हैं, यू हैव टू टेल मी दिस, राइट। देन क्या है, ऐसे स्टेट्स में वाटर की स्टेट्स, कुछ रिवर्स क्या है इंटर स्टेट है, जो एक स्टेट से ज्यादा स्टेट्स में फ्लो करती है, तो उसमें क्या है वाटर को वाटर शेयरिंग करी जाती है उन स्टेट्स में, राइट। जैसे कावेरी के केस में, राइट, जैसे क्या है कावेरी के केस में हमें देखने को मिल रहा है वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है, फिर जिस जिस स्टेट में वो रिवर फ्लो कर रही है उसमें वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट होता है। तो वो अगर इस वाटर शेयरिंग अरेंजमेंट को लेके स्टेट्स के बीच में आपस में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए क्या है, रिवर ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, राइट। तो ये बात कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, जो इंटर स्टेट रिवर्स हैं उनकी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल। तो ये इंटर स्टेट जो रिवर ट्राइब्यूनल्स हैं ये कौन से एक्ट के अंडर बनते हैं, कौन से आर्टिकल के अंडर बनते हैं, आपने मुझे बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कहता है कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू सेट अप इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल्स टू like address the issues of water sharing between the interstate जो इंटर स्टेट रिवर्स है उनके वाटर को डिवाइड करने के लिए, वाटर शेयरिंग को लेकर अगर कोई डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए आप इंटर स्टेट रिवर ट्रिब्यूनल बना सकते हो। कौन से आर्टिकल के अंडर, आपने मुझे जल्दी से बताना है कमेंट सेक्शन में। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो लेट्स मूव अहेड। बहुत सारी न्यूज तो ये सीजीपी प्रोटेस्ट और दिस थिंग नीट कंट्रोवर्सी को लेके थी। सेंटर रीच आउट टू वांगचुक, एक्टिविस्ट सीक प्रोटेक्शन फॉर द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट, तो ये हमने डिस्कस कर लिया है। गवर्नमेंट रेडी फॉर डिस्कशन ऑन नीट पेपर, तो द पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर ने फाइनली हैज गिव लाइक स्पोकन एंड सेड कि गवर्नमेंट इज रेडी फॉर द डिस्कशन ऑन दिस नीट पेपर का जो लीक हुआ था। तो फाइनली समथिंग इज हैपनिंग, right? So it's all is related to that only. Okay, then we are going to talk about the stable India-China ties. So it's saying that stable India-China ties would help build multipolar Asia, right? तो multipolar Asia के लिए क्या है? There should be good relationship between India and China. ये बात किसने कही है? ये हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने कही है, एस जयशंकर जी ने। कहाँ पे? When they were meeting the Chinese foreign minister in a मीटिंग ऑफ क्वाड। तो क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, राइट। तो फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग थी क्वाड के, वहां पे ये बातें हुई हैं बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड चाइना। तो आई वांट टू टॉक अबाउट क्वाड। तो बेसिकली क्वाड क्या है? क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज, इट इज अ ग्रुपिंग ऑफ 4 कंट्रीज एंड इट इज अ इनफॉर्मल ग्रुप। Why I am it saying that it is a informal group? Because इसका कोई as such इस ग्रुपिंग का कोई स्टैच्यूट नहीं है, इसका कोई हेडक्वार्टर्स नहीं है, तो ये एक टाइप का इनफॉर्मल ग्रुप है जिसका काम है टू इंश्योर द सिक्योरिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इस टारगेट के साथ ही ये जो ग्रुप है मिलता है, राइट।
इंडो पैसिफिक रीजन की सिक्योरिटी की बात करता है ये क्वाड ग्रुप, राइट। तो क्वाड मींस 4 कंट्रीज का ग्रुप है। तो कौन कौन सी कंट्रीज है याद रखना, इट इज यूएसए, इंडिया, चाइना एंड जापान। तो ये 4 कंट्रीज की ग्रुपिंग है जिनका उद्देश्य है क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन सेफ, सिक्योर और क्या है, ओपन टू ऑल रहे। तो इस पर्पस के लिए दीज कंट्रीज मीट इन इनफॉर्मल ग्रुपिंग, राइट। तो उसके फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, तो उसमें ये बात हुई है, तो ये चीज याद रखनी है। देन हमने कुछ दिन पहले वी वर डूइंग सम मिलिट्री एक्सरसाइजेस, तो आई टोल्ड यू कि क्वाड के मेंबर्स भी क्या है, इनकी भी एक मिलिट्री एक्सरसाइज होती है। तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का आपने मुझे नाम बताना है। नेवल एक्सरसाइज है, सो दिस इज अ नेवल एक्सरसाइज ऑफ दीज कंट्रीज। क्वाड के मेंबर कंट्रीज की नेवल एक्सरसाइज का आपने नाम बताना है, राइट। सो दिस मीटिंग वाज एक्चुअली, ये जो क्वाड की मीटिंग है, इट वाज लाइक बीइंग हैपनिंग ऑन द साइडलाइंस ऑफ आसियान की मीटिंग है। तो आसियान इज अ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशन का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आसियान। तो थोड़ा सा समझते हैं इसको, आई थिंक हैवी हो रहा है। So there is a grouping by the name of ASEAN. So ASEAN stands for what? It is a association. Association मतलब grouping. किनकी grouping है? South East Asian nations की एक grouping है, right? इसमें कितने members हैं? तो students इसमें क्या है, 10 members हैं। तो जितने भी साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जैसे सिंगापुर है, थाईलैंड है, वियतनाम है, राइट, मलेशिया है, सिंगापुर है, उन सब कंट्रीज की ये ग्रुपिंग है, 10 मेंबर्स की ग्रुपिंग है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, राइट। इसमें 10 मेंबर्स हैं। तो इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, ये याद रखना, बिकॉज इंडिया इज नॉट अ साउथ ईस्ट एशियन नेशन नहीं है, राइट। तो वी आर नॉट द मेंबर ऑफ दिस। तो फिर आसियान की मीटिंग में हम क्या लेने गए, बिकॉज वी आर द एफटीए पार्टनर ऑफ आसियान। व्हाट डू यू मीन बाय एफटीए पार्टनर? एफटीए क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करा है आसियान ने कुछ कंट्रीज के साथ। तो इसके 6 एफटीए पार्टनर्स हैं, जिसमें एक इंडिया भी है। तो किसके कितने एफटीए पार्टनर्स हैं आसियान के? 6। फर्स्ट इज व्हाट, इंडिया, एंड रिमेनिंग जो 5 है आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं दैट आसियान के जो 6 ट्रेडिंग पार्टनर्स है। लेट मी टेल यू 2-3 मोर। इंडिया, जापान एंड यूएसए आर ऑल्सो द फ्री ट्रेड पार्टनर्स ऑफ आसियान। तो बाकी के रिमेनिंग 3 चलो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, आसियान के ट्रेड पार्टनर्स। एंड आसियान जो बना है, दिस एसोसिएशन केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय द वे ऑफ बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो एक डेक्लेरेशन साइन हुआ बिटवीन दीज 10 मेंबर कंट्रीज, जिसमें इन्होंने डिसाइड किया गया दैट दे विल हैव व्हाट, फ्री ट्रेड बिटवीन ईच अदर। तो ये आपस में क्या है, जब ट्रेड करेंगे तो इनका फ्री ट्रेड होगा, टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, राइट। एक दूसरे की क्या है, डेवलपमेंट में, ग्रोथ में हेल्प करेंगे। तो इस एजेंडे के साथ क्या है, ये ग्रुपिंग बनी थी थ्रू द वे ऑफ बैंकॉक डेक्लेरेशन। तो इस डेक्लेरेशन का नाम याद रखना है। एंड आसियान में 10 मेंबर्स हैं, इंडिया मेंबर नहीं है, बट इंडिया क्या है, इसका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पार्टनर है। अदर देन 10 मेंबर्स, इन्होंने कुछ और कंट्रीज के साथ भी क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। तो उसमें इंडिया है, जापान है, यूएसए, ये ठीक है। बाकी के 3 आपने मुझे बताने हैं। सो दिस इज व्हाट आसियान। एंड इसके साइडलाइन इसकी मीटिंग पे ही गए थे, तो इंडिया भी होगा, जापान भी होगा, यूएसए भी होगा। तो ये सब लोग उधर गए हुए थे, तो इन्होंने क्या किया, डिसाइड कर लिया कि चलो साथ में ही क्वाड का मीटिंग भी कर लेते हैं। बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि क्वाड का एज सच क्या है, कोई भी हेडक्वार्टर्स नहीं है, कोई भी फॉर्मल ऑफिस नहीं है। तो ऐसे ही किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग पे जब एक साथ होते हैं, तो साइडलाइन पे अपनी मीटिंग भी कर लेते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर। सो यही लिखा है, द मीटिंग टुक प्लेस बिफोर द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ क्वाड। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस मेट ऑन द साइडलाइंस ऑफ 59th आसियान के उनके भी फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग थी, कहाँ पे, फिलीपींस, राइट। तो ये मनीला में मिले हैं, फिलीपींस की कैपिटल क्या है, मनीला, राइट। तो वहां पे ये दोनों इवेंट्स हुए हैं, तो ये आपने याद रखना है, ओके। दिस इज रिलेटेड टू कल जो हमने सिक्किम में टनल ट्रेजेडी पढ़ा था,
इफ यू रिमेम्बर, कल हमने एक टनल ट्रेजेडी पढ़ा जिसमें कुछ लोगों की डेथ हो गई और अभी भी कुछ लोग वहां पे फंसे हुए हैं इन दिस टनल ट्रेजेडी, जो कहाँ पे हुई, इन सिक्किम। एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था ऑन द रिवर टीस्टा। तो टीस्टा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए क्या टनल्स बना रहे थे, उसमें क्या है कुछ लोग ट्रैप हो गए, उनकी डेथ हो गई, एंड अभी भी कुछ लोग फंसे हुए हैं। एंड क्यों ट्रैप हो गए, क्योंकि एकदम से स्मोक बहुत ज्यादा वहां पे हो गया ड्यू टू द वहां पे मीथेन गैस की लीकेज हो गई। अब व्हाट इज दिस न्यूज टेलिंग दैट ऑलरेडी द जो नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन एनएचपीसी है जो प्रोजेक्ट को हैंडल करे, दे हैड द इंफॉर्मेशन बिफोर हैंड। They're saying that even in 2019 or 2009 also they knew कि यहाँ पे क्या है बहुत सारा flammable gas that is methane is existing in these rocks and वो क्या है जो लीक हो सकता है, तो ये information उनके पास पहले से थी। So this is what is the question is arising, that when you have the information beforehand, what steps you take कि आप यू आर गोइंग फॉर अ प्रोजेक्ट, यू आर गोइंग फॉर एक्सकेवेशन प्रोजेक्ट, यू आर डगिंग टनल्स, बट आप क्या व्हाट आर यू इंश्योरिंग कि अगर इन केस कुछ ऐसी मिस हैपनिंग होगी तो व्हाट इज द रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे होगा, या फर्स्ट हैंड पे आप ऐसे स्टेप्स लेते क्यों नहीं हो कि आप क्या है उसको बेटर वे से कर सको कि ऐसी चीजें हो ही ना, जब आपके पास ऑलरेडी बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन है। तो दिस इज समथिंग जिसके ऊपर सोचना चाहिए। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। Okay, then again this is something related to this the protest which is ongoing. So it is saying all is not well, saying the violent incident following youth protests in Delhi were entirely avoidable. तो वो क्या कह रहे हैं कि the author is in this article is trying to say that this situation जो हो गई है, arise हो गई है, जिसमें क्या है बहुत सारे students are sitting and protesting in front of जंतर मंतर and संसद मार्च किया, ये सब वो कहते हैं रोका जा सकता था, दिस वॉज वॉट अवॉइडेबल। हाउ इट इज अवॉइडेबल, वो कहते हैं अब भी तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आके बात कर रहे हैं, अब भी तो मिनिस्टर्स आके बात कर रहे हैं सोनम वांगचुक जी से, और इवन सेइंग गिविंग एश्योरिटीज कि हाँ हम लोग जो है इसके ऊपर कोई मीनिंगफुल डिस्कशन करेंगे। यू आर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर इज सेइंग इन द पार्लियामेंट दैट नीट के पेपर लीक के ऊपर डिस्कशन होगी। नाउ यू आर सेइंग दैट यू विल डू एवरीथिंग, बट दे आर सेइंग दैट व्हाई यू टेक स्टेप्स विच आर लेट, ये पहले भी किया जा सकता था और ये जो इतना सब कुछ हुआ इसको क्या है अवॉइड किया जा सकता था। दैट इज व्हाट इज द कंसर्न ऑफ द ऑथर। सो आई होप यू आर गेटिंग द थिंग कि टाइमली एक्शंस का क्या है इम्पोर्टेंस रहता है। तो इतना सब कुछ वायलेंस होने के बाद में यू आर सेइंग कि अभी हम लोग क्या है इसके ऊपर एक्शन लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो हाईलाइटिंग द पैटर्न ऑफ द करंट गवर्नमेंट, जिसमें क्या है वो पहले किसी प्रोटेस्ट को बहुत खिंचने देते हैं, बीट फार्मर प्रोटेस्ट ऑल्सो, राइट, तो क्या है बहुत उसको लंबा खिंचने देते हैं, बाद में दे कम अप एंड हैव कम्युनिकेशन। So when you are in a democracy and people are questioning you, you need to answer that question, right? Rather than like stretching that protest so much. So this is something which needs to be something government को जिसके बारे में सोचना चाहिए। Then this is also related to this recent protest of the CJP. So this cockroach dilemma facing India's political parties. So basically क्या है? This is talking about that how the other political parties can take benefit of this thing and participate, and कैसे इस situation को अपने लिए क्या है वो use कर सकते हैं, right? So क्या वो जैसे they are saying कि कैसे अभी कांग्रेस is coming and taking part, तो क्या वो इससे अपने लिए कुछ बेनिफिट्स ले सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट this article is talking about is थोड़ा सा पॉलिटिकल है, so I think we can like skip this one. Okay, then next is article is related to the ongoing crisis जो exist कर रहा है between Iran and in USA. अभी we are seeing that Iran and USA are again like
striking each other's things, right? तो अभी क्या है, यूएसए हैज थ्रेटेंड ईरान की, अभी अगर उन्होंने किसी यूएसए के शिप को या ऐसे टारगेट किया इन दिस द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, तो यूएसए वुड वांट ईरान के जो पावर स्टेशंस है और उन सब चीजों को क्या है अटैक करेगा। इन टर्न व्हाट इज ईरान सेइंग दैट अगर यूएसए ने हमारे किसी पावर स्टेशन को या इसको टारगेट किया तो वी आर व्हाट, it is like telling a group, rebel group by the name of Houthis। तो ये हाउथीज को बोल रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप, अभी तक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हमने ब्लॉक करी, आप स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब भी ब्लॉक कर देना। तो दिस इज व्हाट इज करंट थिंग जो अभी क्या है देखने को मिल रही है। तो व्हाट इज सेइंग दैट ऑन द हील्स ऑफ स्ट्रेट हॉर्मुज क्राइसिस कम्स अ न्यू थ्रेट, अ स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब क्राइसिस। तो इसमें क्या है, इट हैज बीन reported that Iran has instructed the Houthis to close the strait. Which strait? This Bab el-Mandeb Strait. If United States attacks Iran's power plants, तो कहते हैं कि अगर यूएसए ने हमारे पावर प्लांट्स पे अटैक किया, आप लोग क्या है यहाँ पे अटैक कर देना और इस स्ट्रेट को भी ब्लॉक कर देना। तो इस स्ट्रेट को ब्लॉक करने से तो क्या है, वर्ल्ड विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी काफी ट्रेड होता है लेकिन वहां पे भी प्रॉब्लम है। लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब ब्लॉक हो जाएगा तो सारा जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड है वो उस टाइम उसको क्या है, ऑलमोस्ट आप समझ लो कि 90% ऑफ द वर्ल्ड का जो ट्रेड है विल कम टू अ स्टैंड स्टिल। तो थोड़ा सा इसका स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब का हम लोकेशन देखते हैं कहाँ पे ये। आई वांट टू शो यू ऑन द मैप। So see students, this is what, this is Saudi Arabia and this is Yemen, right? ये रेड सी है। तो यमन में बेसिकली ये जो ग्रुप है हाउदीज की जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो ये यहाँ का रिबेल ग्रुप है। इट इज एक्टिव इन यमन। ये एक शिया बेस्ड ग्रुप है, राइट? तो यमन में ये लोग हैं यहाँ पे, राइट? एंड दिस इज व्हाट बबल मंदेब जिसकी बात करी जा रही है। तो ये क्या कह रहा है ईरान उसको कि अगर ऐसी कुछ सिचुएशन होती है तो आप इस पॉइंट को, इस चोक पॉइंट को भी क्या है ब्लॉक कर देना। तो इसमें दो तीन चीजें याद रखो। तो ऐसे क्या है, मेडिटेरेनियन सी से शिप्स आती हैं स्विस कैनाल के थ्रू, दे कम टू रेड सी एंड रेड सी क्रॉस करते बबल मंदेब करके दे एंटर इनटू इंडियन ओशन। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूट जो कनेक्ट कर रहा है यूरोप को एशिया से। तो जितना भी ट्रेड हो रहा है बिटवीन यूरोप एंड एशिया इज टेकिंग थ्रू दिस ट्रेड रूट। तो क्या है, मेडिटेरेनियन सी से शिप्स आते हैं क्रॉसिंग द स्विस कैनाल, it enters Red Sea and through this Bab el-Mandeb it enters into Indian Ocean। and यहाँ पे एक गल्फ है तो उसका नाम भी याद रखना है, गल्फ ऑफ एडन। तो समटाइम्स क्वेश्चन पूछा जाता है बबल मंडेब कौन कौन से दो वाटर बॉडीज को ज्वाइन करता है, तो गल्फ ऑफ एडन और रेड सी को कनेक्ट करता है ये बबल मंदेब। अगर आप इसको भी ब्लॉक कर दोगे तो जितना भी यूरोप से शिप्स आ रहे हैं टू इंडियन ओशन, वो क्या है, उनका रूट ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो व्हाट इज द अदर रूट अवेलेबल? सो दिस इज व्हाट इज द एग्जिस्टिंग रूट। तो ये क्या है, मेडिटेरेनियन सी है, यूरोप से आ रही है शिप्स, स्विस कैनाल से एंटर करी, दिस इज रेड सी, यहां से होते हुए इंडियन ओशन का पार्ट है, राइट? बन जाती है, इंडियन ओशन में फ्लो कर जाती है, राइट? अगर आपने इस पॉइंट को ब्लॉक कर दिया बबल मंदेब को, तो क्या होगा, यहां से सारा घूम के केप ऑफ, यहाँ पे क्या है, केप ऑफ गुड होप, तो इधर से आना पड़ेगा। तो कैन यू सी कि कितना लंबा रास्ता कवर करना पड़ जाएगा, तो कितना ये कॉस्टली हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और दूसरी बात है, बहुत सारी चीजें क्या है, पेरिशेबल नेचर की, इधर से उधर जो एक्सपोर्ट होती हैं, राइट? तो क्या है, वो सब चीजें तो रास्ते में ही खराब हो जाएंगे बिकॉज बहुत टाइम लग जाएगा। तो दिस इज वाई चोकिंग ऑफ दिस बबल मंदेब क्या है, ये पूरे ही क्या है,
वर्ल्ड ट्रेड को एक तरीके से ब्लॉक करने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए ये क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट है, आपने याद रखना है। तो अभी तक वी वर रीडिंग इन दिस कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, राइट, जिसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे पर्शियन गल्फ है, राइट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये क्या था, पर्शियन गल्फ। एंड अभी क्या नई लोकेशन की बात करें, दैट इज बबल मंदेब। ये क्या है, यहाँ पे है। तो यमन में जो हाउदीज हैं ये कह रहे हैं कि वी विल ब्लॉक दिस इफ ईरान के ऊपर फर्दर अटैक्स हुए। तो दिस इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। तो आपने याद रखना है ये सारा जितना भी हमने ट्रेड रूट डिस्कस किया है, राइट। तो क्या है, 90% ऑफ द यूरोप का और जो इंडिया का ट्रेड इज हैपनिंग थ्रू दिस रूट। तो ये क्या है, इट वुड बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल फ्रॉम द इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू अगर ऐसी कोई चीज होती है, राइट। तो इसीलिए क्या है, अभी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इसको रुकना चाहिए रादर देन बढ़ने के। So I hope this is clear, the location of Bubble, Mandeb and Dead Sea and everything, right? तो ये सारी चीजें आपने याद रखनी है. So let's move on to the next news article. ओके, दिस वॉज रिलेटेड टू द इंटरनेट शटडाउन। सो जब भी इंडिया में कोई प्रोटेस्ट होता है तो सबसे पहले चीज गवर्नमेंट के पास जो दिमाग में आती है वो क्या है कि इंटरनेट बंद कर दो, राइट। तो ये उस इंडिया में सबसे ज्यादा अभी क्या है, इसमें हम पढ़ेंगे भी, रिपोर्ट है वर्ल्ड एक कमेटी की, इसमें बाय द नेम ऑफ एक्सेस नाउ 2025 रिपोर्ट, राइट। इसमें ये मेंशन भी किया गया है कि सबसे ज्यादा जो शटडाउन है वर्ल्ड में, इंटरनेट शटडाउन कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इंडिया में देखने मिल रहे हैं। एंड इंडिया में भी मैक्सिमम इज इन जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे ज्यादा शटडाउन इधर ही हो रहे हैं हमारे देश में। तो राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच की तो कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कुछ भी होता है तो सबसे पहले क्या है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल 19। ये हमारी फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन। तो प्रोटेस्ट इज आल्सो व्हाट, अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन। तो डायरेक्टली तो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट नहीं दिया है, बट एक्सप्रेशन का वे है, एक पीसफुल प्रोटेस्ट आप कर सकते हैं, राइट। तो वो हार्म होता है जब भी आप क्या है इंटरनेट को शट डाउन करते हो। तो दे आर सेइंग दैट वेयर डज द लॉ स्टैंड ऑन इंटरनेट शटडाउन। तो इंडिया में कौन से लॉ के अंडर आप इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो, तो उसकी बात करी जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज सेइंग दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेट शटडाउन। एक इंटेंशनल डिसरप्शन है इंटरनेट का और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का, जिसमें क्या है आप इनएक्सेसिबल बना देते हो, अनयूजेबल बना देते हो फॉर अ स्पेसिफिक पॉपुलेशन और इन अ स्पेसिफिक लोकेशन की वहां पे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन रुक जाए, राइट। तो इंडिया के कौन से लॉ के अंडर दिस थिंग हैपेंस, तो ये याद रखना है। सो इट इज नाउ टेकिंग प्लेस अंडर द सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। तो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के सब सेक्शन 20 के अंडर क्या है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में बी सस्पेंडेड। अब कब सस्पेंड होंगी ये भी मेंशन्ड है। थोड़ा सा इसको लेट्स जूम इट। तो इट इज सेइंग दैट टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज may be suspended only, this is important, only on the occurrence of a public emergency। तो अगर कोई public emergency है then only you need to suspend the telecommunication services, or in the interest of public safety you can suspend on the ground specified in that provision and for the reasons recorded in writing। तो आपको रिटर्न लिख के देना पड़ेगा that on what grounds आप क्या है इंटरनेट शटडाउन कर रहे हो। तो ये कौन से एक्ट के अंडर होगा, ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट के अंडर होगा, उसके सेक्शन 20 के अंडर। तो ये आपने याद रखना है, राइट। So you can see that it is talking about public emergency and public safety as a reason, but nowhere it is saying that in a case of protest you can what, shut down the telecommunication. So this is what it is saying, that a protest by itself is not a lawful ground। तो एक lawful ground नहीं है to suspend the डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो एक्सप्लिसिटली डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन इम्प्लिसिटली जब आप उसको पब्लिक सेफ्टी से लिंक कर देते हो तो यू से दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक सेफ्टी वी आर व्हाट
सीइंग कि क्या है प्रोटेस्ट इज हैपनिंग तो पब्लिक सेफ्टी कैन बी इन डेंजर, तो हम क्या है टेलीकम्युनिकेशन को सस्पेंड करें, तो ये पब्लिक सेफ्टी का ग्राउंड लेके क्या है गवर्नमेंट अंडर दिस एक्ट क्या है शट डाउन कर देती है, राइट। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इससे पहले क्या थे, इससे पहले जो शटडाउन हो रहे थे 2023 से पहले, इट वाज टेकिंग प्लेस अंडर द टेलीग्राफ एक्ट। टेलीग्राफ एक्ट के सेक्शन 5 के अंडर ये जो थे इंटरनेट शटडाउन पहले हो रहे थे, बट नाउ इट इज दिस अंडर द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट। स्टूडेंट्स ये याद रखें, दिस कैन बी आस्क्ड लाइक, ओके। So I hope this is clear. Then it is also saying that where does India stand in terms of internet shutdowns, right? So it is saying that India record one of the highest number of internet shutdowns in the world, and what recorded 65 shutdowns, and इस साल में 2025 में 65 times internet shutdown was seen, and maximum was recorded in Jammu and Kashmir. तो ये आपने याद रखना थोड़ा सा। So I hope this is clear. So then it is taking that कुछ केस की बात कर रहा है कि बिकॉज हम कह रहे हैं कि राइट टू प्रोटेस्ट क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है इम्प्लिसिटली थ्रू द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर आ जाता है। सो दैट इज व्हाट दे आर सेइंग दैट व्हाट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है इसके ऊपर। तो आपने ये इंपॉर्टेंट केस याद रखना है, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। दिस इज इंपॉर्टेंट इन दिस कॉन्टेक्स्ट, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर। तो इस आर्टिकल से आपने दो चीजें याद रखनी। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, जिसके अंडर क्या है ये इंटरनेट शटडाउन हो रहे हैं, जिसका सेक्शन कितना है, सेक्शन 20। एंड देन वी हैव टू रिमेंबर अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है, दैट एक्सेस टू इंटरनेट इज क्लोजली रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड ट्रेड। तो दो के अंडर आ रहा है, एक्सेस टू इंटरनेट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंडर भी आ रहा है, बिकॉज यूजिंग इंटरनेट क्या है, यू कैन ऑन सोशल मीडिया एक्सप्रेस योर व्यूज, यू हैव द फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट। तो वो भी एक्सप्रेशन का एक मेथड है। एंड फॉर फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑल्सो अंडर द आर्टिकल 19 जी, सब क्लॉज जी। तो उसमें भी क्या है, ट्रेड के लिए क्या अभी ऑनलाइन सब चल रहा है, तो उसके लिए भी क्या है इंटरनेट इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों चीजें याद रखनी है। दिस जजमेंट वाज गिवन इन अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2020 केस। तो आई होप दिस इज क्लियर। So this was all from my side, students. If you have any doubt, feel free to write us in the comment section, and keep on revising जितने भी हम न्यूज आर्टिकल्स करते हैं, बिकॉज यहीं से बाद में क्या है आपको सारी इन्फॉर्मेशन वी कैन रिकॉल व्हेन वी डिस्कस द एमसीक्यू का सेशन, जिसमें हम रिवीजन कर रहे हैं करंट अफेयर्स की। तो यहीं से सारे वो करंट अफेयर्स भी बन जाते हैं। सो कीप ऑन रिवाइजिंग द न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे।